रीना बाथरूम से नहाकर निकली तो लाइट बंद करना भूल गई। वह पूजा कर रही थी, तभी उसकी सास निरुपमा जी ने बड़बड़ाना शुरू किया कि बत्ती ऐसे जलाकर छोड़ देती हो जैसे बिजली मुफ्त में आती है। बिल भरना पड़ता तो पता चलता तुम्हें। अचानक से अपनी सास की तेज आवाज सुनकर रीना परेशान हो गई। पूजा करते उसकी आंखें भर आई। रीना पूजा कर तो रही थी, लेकिन उसकी सास के ताने उसके दिल में नुकीली कांटों की तरह चुभते जा रहे थे। रीना की शादी को 4 साल हुए थे। 2-3 साल तक सब ठीक ठाक चलता रहा। फिर अचानक से उसके पति सौरव की नौकरी छूट गई। दोनों पति पत्नी नौकरी छूट जाने से बहुत परेशान थे। सौरव की बहुत कोशिशों के बाद भी जब नई नौकरी नहीं मिली, तो उसने अपने पिता से बात करके घर लौटने का निर्णय किया। पिता ने भी अपने पुत्र का साथ दिया और कहा, तुम यहाँ आ जाओ और दूसरी नौकरी की तलाश करो। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उनके मन में कहीं ना कहीं यह डर था कि कहीं सौरव किसी अवसाद में ना घिर जाए। इसलिए वह इस कठिन समय में अपने बेटे और बहू का साथ दे रहे थे। रीना जल्दी से अपनी बातें किसी को नहीं बता पाती थी और बड़ों को पलटकर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। निरुपमा जी रीना को सुनाती थी कि जब उनकी शादी हुई तो उनके आने के बाद उनके पति की कितनी तरक्की हो गई थी। पर कोई कोई बहू ऐसी आती है कि पति का कामकाज ही चौपट हो जाता है। सास की बातें सीधे उसके दिल में चुभती थी। वह तो पहले ही परेशान थी और निरुपमा जी समय समय पर उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी, जिसके कारण रीना बहुत ज्यादा मानसिक परेशान रहती थी। आर्थिक परेशानी के कारण सुरेश जी ही बेटे और बहू का खर्चा उठाते थे। निरुपमा जी एहसान की परत चढ़ाती जाती थी, जो रीना के आत्मसम्मान को कुचलता रहता था। जब रीना कहीं बाहर जाने को निकलती तो निरुपमा जी 2-4 सामान लाने को कहकर बोलती, अरे तुम्हारे पास तो पैसे होंगे नहीं, चलो मैं दे देती हूँ। वैसे भी अब तो 2 गुना खर्चा हो गया है, पता नहीं कैसे चलेगा। रीना के आत्मसम्मान को फिर से तोड़ दिया था निरुपमा जी ने। रीना का स्वभाव नहीं था कि वह पलटकर अपनी सास को जवाब दे, इसलिए वह वहां से चली गई। सुरेश जी अपनी बहू की व्यथा उसके चेहरे पर पड़कर अपनी पत्नी से बोले, क्यों हर बात का एहसान जताती हो बहू से? वह भी इस घर की सदस्य है, तो फिर क्यों उसके स्वाभिमान को चोट करती हो? इस समय हमारे बच्चों का कठिन समय है, उनको हमारी जरूरत है। हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। फिर भी तुम उनका मनोबल बढ़ाने की बजाय तोड़ रही हो। निरुपमा की पति के मिजाज को देखकर चुप रह गई, पर वह सुधरने वाली कहाँ थी। अगर कभी खाना बच जाता तो वह बोलती, मुफ्त का सामान है, बर्बाद करते रहो। अपनी रकम लगती तो पता चलता कि कैसे कमाया जाता है खाना। इसी तरह के कटु वचन रीना को प्रतिदिन अपनी सास से सुनने पड़ते थे। कभी कभी निरुपमा जी तो अपने बेटे को भी सुना देती थी। बहुत अधिक मानसिक वेदना से गुजर रही थी रीना। एक तो वह अपने पति को दिन भर तनाव में देखती और दूसरी तरफ सासू माँ उसके आत्मसम्मान को तार तार करने से कभी नहीं चूकती। आए दिन निरुपमा जी रीना के सामने अपनी तारीफों के पुल बांधी रहती कि मैं जब ब्याह के आई थी इस घर में कुछ भी नहीं था। मेरे कदम बहुत ही शुभ थे। इस घर के लिए मेरे घर में कदम रखते ही इस घर का नक्शा बदल गया। लेकिन तुम्हारे कदम शायद मेरे बेटे के लिए शुभ नहीं है, तभी तो उसके साथ साथ सब लोग परेशान हैं। रीना को समझ में नहीं आता था कि इन सब में उसकी क्या गलती है। इतना अपमान करने के बाद निरुपमा जी ने
अपनी बेटी के किस्मत का बखान करना शुरू कर दिया। मेरी बेटी को देखो, वह अपने पति के लिए कितनी भाग्यशाली है। सुनीता से शादी के बाद दामाद जी का व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करता जा रहा है। रीना अपनी तरफ किया गया इशारा समझ गई और अपने घायल आत्मसम्मान को आंसुओं का मरहम लगाने के लिए अपने कमरे में चली गई। यही सब सुनते हुए रोते हुए करीब 1 साल का वक्त बीत गया। 1 साल के बाद सौरभ की नौकरी सूरत में लग गई। सुरेश जी ने कहा, सौरभ, पहले जाकर रहने की व्यवस्था कर लो, फिर तुम बहू को भी अपने साथ ले जाना। अगले ही दिन सौरभ सूरत के लिए निकल गया और 4-5 दिनों के बाद फोन करके बोला, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है पिताजी, मैं 1 हफ्ते में घर वापस आ रहा हूँ और रीना को भी अपने साथ लेकर आ जाऊंगा। इसी बीच अचानक एक दिन सुनीता अपनी बेटी के साथ मायके आई। अपनी बेटी और नातिन को देखकर निरुपमा की खुशी फूली नहीं समाई, पर अगले ही पल उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे की उदासी को पढ़ लिया और पता चला कि दामाद जी को व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हो गया है और काफी ज्यादा कर्ज दामाद जी के ऊपर चढ़ गया है। उनका बिजनेस बिकने के कगार पर खड़ा है। जो भी कुछ उनके पास था सब कुछ घाटे में चल रहा है। यह सब सुनकर निरुपमा जी और सुरेश जी के ऊपर तो मानो कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा हो। एक औलाद तो अभी दुख से उभरी भी नहीं है कि दूसरी औलाद का दुख सामने आ गया। सुनीता ने अपनी माँ को बताया कि उसकी सास उसे बहुत ज्यादा ताने देती है, कोई मदद करती है तो बस एहसान गिनाती रहती है, मेरे आत्मसम्मान को पूरा तार तार करके रख दिया है। सुनीता की बातें सुनकर निरुपमा जी के विचार एकदम बदल गए और वह बोलने लगी, तुम्हारी सास को अक्ल नहीं है क्या? ऐसे समय में बेटे और बहू को भावनात्मक संबल की जरूरत होती है और वह तुम्हें ताने मार रही है। उन्हें तुम दोनों के साथ खड़ा होना चाहिए था। निरुपमा जी की बातें सुनकर रीना से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी, मम्मी, बेटी का दुख देखकर एकाएक आपके अंदर इतनी समझदारी कहां से आ गई? कल तक जब मैं इस परिस्थिति में थी तब तो आपने नहीं सोचा कि मुझे और आपके बेटे को आपके भावनात्मक संबल की जरूरत है, ना कि आपके तानों की। दूसरों के आगे हाथ फैलाना कितना पीड़ादायक होता है मुझे बहुत अच्छे से पता है। 1 साल मैंने इस दुख को झेला है, इसलिए मैं सुनीता दीदी के दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन मेरा आत्मसम्मान तो आज तक आपके तानों से लहूलुहान होकर पड़ा हुआ है, उसे तो आप कभी भी नहीं देख पाई। मम्मी जी, क्या आत्मसम्मान का आंकलन रिश्ते देखकर किया जाता है? बेटी का आत्मसम्मान आत्मसम्मान होता है और बहू का आत्मसम्मान नगण्य होता है। रीना ने अपनी ननंद सुनीता से कहा, दीदी आप परेशान मत हो, आपका दुख मुझे से अधिक कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन जैसे मैंने इस कठिन समय को पार कर लिया है, जल्दी ही आपका भी यह कठिन समय निकल जाएगा। हम सब मिलकर इस कठिन समय में आपके साथ रहेंगे। सुरेश जी ने निरुपमा जी से बोला, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, मनुष्य नहीं बल्कि समय बलवान होता है और समय कब पलट कर आ जाए कोई नहीं जानता। आज सुनीता का दुख देखकर आपका दिल रो रहा है और वही दुख जब आपने अपनी बहू रीना को दिया तब आपका कलेजा नहीं कांपा। फिर आप में और सुनीता की सास में क्या फर्क रह गया? आपने जो टीस रीना और सौरभ के दिल को लगाई है वह उनके दिल में ताउम्र रहेगी और इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। इतना सब सुनकर निरुपमा जी की आंखें भर आई। उन्हें ऐसा लगने लगा कि बहू के साथ उनकी करने की भरपाई अब उनकी बेटी कर रही है और वह मन ही मन दृढ़ निश्चय कर रही थी
कि अपनी बेटी की स्थिति संभालने की और अपनी बहू के मन में अपने लिए जगह बनाने की। निरुपमा जी समझ गई थी कि यह सब करने में उन्हें वक्त लगेगा, लेकिन उन्होंने जो घाव अपनी बहू रीना और बेटे सौरभ को दिए हैं वह शायद ताउम्र ऐसे ही हरे रहेंगे। समय समय पर बेटे और बहू को अपनी माँ का किया हुआ बर्ताव उन्हें याद आता रहेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। दूसरों के बुरे समय में उनका साथ दीजिए, ना कि उनको कटाक्ष करके उनके मनोबल को तोड़ा जाए। इसलिए कहा गया है कि समय बलवान है। जीवन में कब किसको क्या देखना पड़ जाए कुछ पता नहीं। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताएं। कहानियां अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही पारिवारिक कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हम सभी सुखी रहें।